ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर रैनन को देखते हैं जिसने यहाँ पर क्विंटुप्लेट्स को बर्थ दिया होता है। क्विंटुप्लेट्स का मतलब ये होता है कि 5 बेबी एक साथ में। जिस तरीके से यहाँ पर ट्विंस होते हैं जिसमें 2 बेबीज होते हैं एंड यहाँ पर ट्रिपलेट्स होते हैं जिसमें 3 बेबीज होते हैं। अब यहाँ पर हमें क्विंटुप्लेट्स को देखने को मिलता है जिसमें से उसकी 2 बेटियाँ और 3 बेटे होते हैं एंड यहाँ पर वो सभी के प्रेजेंट ले रही होती है जहाँ पर वो सब लोग अपने नंबर वाइज नाम बोलते जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर रैनन आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ इस इंसिडेंट के बारे में हमें बताने लग जाती है जहाँ पर हमें पास में भी ले जाया जाता है एंड यहाँ पर ये बहुत समय की पहले बात थी जहाँ पर रैनन होती है डेज़ी के साथ में एंड यहाँ पर डेज़ी उसे डांट रही थी कि मैं तुमसे कहा था कि अच्छे से ड्रेसअप होकर आना, लेकिन तुम यहाँ पर शॉर्ट स्कर्ट पहनकर और हैवी मेकअप कर आ चुकी हो। न जाने यहाँ पर बॉस को तुम पसंद भी आओगी या फिर नहीं। एंड बाद में यहाँ पर हमें पता चलता है कि रैनन ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और तो यहाँ पर डेज़ी उसे एक रूम में छोड़ आती है और अपने बॉस का वेट करने के लिए बोलती है एंड कहती है कि देखो आज रात यहाँ पर तुम्हें उसे इम्प्रेस करना ही होगा, अगर तुम यहाँ पर अपनी डिग्निटी को बचाना होगा तो फिर। इतना कहकर वहाँ से वो जाने लग जाती है जहाँ पर हमारी रैनन डेज़ी को ही पीछे से बड़े ज़ोर से उसके सर पर मार देती है जिस वजह से डेज़ी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। एंड रैनन को यहाँ पर डेज़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि यहाँ पर रैनन ने बहुत मेहनत कर अपनी मॉम के साथ में इन सारी चीज़ों को बिल्डअप किया था, बट यहाँ पर उसकी मॉम के गुजरने के बाद डेज़ी की वजह से सब कुछ बिगड़ चुका है एंड अब यहाँ पर वो लोग रैनन का इस्तेमाल करें ताकि वो लोग वापस से प्रॉफिट अर्न कर सके। फिर बाद में यहाँ से रैनन जाने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो चलते चलते एक रूम के बाहर आ जाती है जहाँ पर वो डोर को ही मैन समझने लग जाती है और उस वुडन डोर को वो यहाँ पर बड़ा सा मसल समझ रही होती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे एज अ मैन समझकर उसके मसल की तारीफ करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर रूम नंबर 888 का ओनर आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड चान होता है। यहाँ पर चान रैनन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, बट यहाँ पर रैनन उसे बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हो। और यहाँ पर चान को समझ आता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा नशे में है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि देखो अंदर जाने की कोशिश मत करना, वो मेरा कमरा है। और यहाँ पर रैनन उसके पास आ जाती है जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाते हैं कि अरे तुम तो यहाँ पर पीछे वाले बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा हैंडसम हो। एंड यहाँ पर रैनन उसे होश में आने के लिए बोलता है और वहाँ से जाने के लिए, पर रैनन वहाँ से जाने की कोशिश कर भी नहीं रही थी। और यहाँ पर वो चान के क्लोज आ जा रही थी जहाँ पर चान उसे उस डोर के अगेंस्ट स्पिन कर देता है। कहते कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर यहाँ पर तुम मुझे परमिशन दोगी तो। रैनन बोलती कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग सेम रूम के अंदर चले जाते हैं। फिर उसके बाद में हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर रैनन एक न्यूज़ को देख रही होती है जहाँ पर न्यूज़ में डेज़ी का नाम आया जा रहा था कि डेज़ी यहाँ पर सक्सेसफुली हू ग्रुप को एक्वायर करने वाली है और तो उसकी न्यू प्रेसिडेंट बनने वाली है क्योंकि उसके डिज़ाइन यहाँ पर वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। ये चीज़ देखकर यहाँ पर रैनन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर अपने वो मिनियंस को बोलने लग जाती है, यानी कि अपने बच्चों को, कि तुम्हें पता है ना कि हमारा जो है वो हमें वापस अपने पास लेकर आना है। एंड यहाँ पर उसके बच्चे भी इस मिशन के लिए तैयार होते हैं। दूसरे यहाँ पर उसकी बेटी बोलने लग जाती है, लेकिन क्या हम हमारा नाम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने हम सभी को बहुत ज़्यादा वियर्ड नाम देकर रख दिया है। रैनन ने कहते कि नाम बाद में बदल लेंगे, तुम अपने अंकल के साथ जाओ और अपने लगेज का अच्छे से ध्यान रख लेना। लेकिन यहाँ पर उसके मिनियंस उसकी बातों को नहीं सुनते। वो कहते कि अब हम बड़े हो गए, अब आप यहाँ पर हमसे कोई बात नहीं छुपा सकते हो, आपको हमारा नाम बदलना ही होगा। एंड यहाँ पर रैनन हमें उस बारे में बताने लग जाती है जहाँ पर इन सभी का बर्थ हुआ था। एंड तभी यहाँ पर डॉक्टर ने बताया था कि इनमें से कोई भी 1 वीक से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तब यहाँ पर रैनन रोज़ टेंपल जाकर प्रे किया करती थी। एंड वहाँ पर जो टेंपलिस्ट थे उन्होंने बताया था कि अगर तुम इनके नाम इस तरीके से रखोगे तो हर एक के पास एक डेस्टिनी मिल जाएगी। एंड ठीक यहाँ पर ऐसा ही होता है। इतने में हम यहाँ पर उसकी बेटी शो को देखते हैं जो कि कहने लग जाते कि मैं जाकर अपने डैडी को ढूंढूंगी जो कि यहाँ पर मेरा अच्छा सा नाम रखेंगे, और वो तो वहाँ से भागी जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर चान को देखते हैं जो कि अपने कैबिन में होता है। एंड यहाँ पर उसके पास एक एनवेलप था जिसके अंदर ढेर सारे पैसे थे। एंड यहाँ पर वो सोच रहा था कि आखिर वो लड़की कौन है जो कि यहाँ पर अपना नाम बताए बगैर ही इतने सारे पैसे मुझे देकर चली गई है। इतने में यहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है, कहता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है एंड तुम्हारी नज़र इन पैसों पर है। वो कहते हैं कि तुम अपनी नज़र इन पैसों पर मत लगाओ, ये पैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही कीमती है, मैंने इन्हें 1 नाइट स्टैंड के तौर पर पाया हुआ है। ये सुनकर यहाँ पर उसका फ्रेंड हंसने लग जाता है, कहता है कि अब जाने भी दो, अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें उस लड़की को भूल जाना चाहिए। चैन कहता है कि नहीं, मैं उस लड़की को ढूंढ कैसे भी करके निकाल लूँगा और ये मेरा वादा है। एंड यहाँ पर उसका फ्रेंड हंस रहा होता है कि अब यहाँ पर 4 से 5 साल हो चुके हैं, तुम अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाओ, तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि कुछ दिनों में तुम उसे यहाँ पर ढूंढ लोगे। एंड इतने में यहाँ पर उस बच्ची को देखते हैं जो कि यहाँ पर चैन के पास आती है, उसे डैडी बुलाने लग जाती है। यहाँ पर उसका फ्रेंड हान बोलने लग जाता है,
कि तुम्हारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, लेकिन इस बच्चे को देखो, ये डिट्टो ऑलमोस्ट तुम्हारी तरह दिखे जा रही है। चैन कहता है कि मजाक करना बंद करो, ये बस मेरी तरह दिख रही होगी, पर ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती क्योंकि मेरी तो अभी तक शादी हुई भी नहीं है, तो फिर मेरी बेटी कहाँ से आ जाएगी। शु भी यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाती कि हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो फिर आप मेरी डैडी कैसे हो सकते हो। एंड यहाँ पर चैन हान से कहता है उसे जाकर छुड़ाने के लिए, उसकी फैमिली यहाँ पर उसकी चिंता कर रही होगी। हान कहता है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पर बच्चों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पर चैन प्रॉपर्टीज़ की बात करने लग जाता है वैसे यहाँ पर हमारा हान सुपरमैन बन जाता है और वो शू को लेकर वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। एंड दूसरा यहाँ पर चैन सोच रहा होता है कि न जाने वो लड़की कैसी दिखती होगी, क्योंकि उस दिन यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप किया हुआ था, जिसकी वजह से मैं शायद ही उसे पहचान पाऊँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर हान को और शू को पार्किंग एरिया में देखते हैं, जहाँ पर रनर भी उसे ढूंढते हुए वहीं पर आ जाती है क्योंकि शू का जीपीएस लोकेशन वही बता रहा था, लेकिन यहाँ पर उसे शू कहीं भी आसपास नजर ही नहीं आ रही थी। एंड दूसरे यहाँ पर हान शू को लेकर आ जाता है अपने ही घर पर, यानी कि चैन के घर पर। इतने में यहाँ पर चैन की ग्रैंडमा आ जाती है, जो कि शू को देखकर सोचने लग जाती है कि ये तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे पोते की क्यूट सी बेबी फीमेल वर्जन लग रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि मैं यहाँ पर मेरी दादी की पिछड़ी हुई डॉटर हूँ। ये सुनकर यहाँ पर ग्रैंडमा तो हंसने ही लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर चैन अपने कैबिन में होता है, जहाँ पर हान को उसको कॉल आ जाता है। हान कहते हैं कि समय रहती घर पर पहुँच जाओ, वरना यहाँ पर तुम्हारी लाइफ चेंज सी हो जाएगी। चैन को कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ पर हान उसे बताने लग जाता है कि मैं असल में उस बच्ची को लेकर तुम्हारे घर पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर ग्रैंडमा उससे ऑलमोस्ट अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर बना ही चुकी है। ये सुनते ही यहाँ पर चैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो हान से कहता है कि तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता है। मैंने तुम्हें कहा था कि उस बच्ची को उसके घर छोड़ाना, न कि मेरे घर छोड़ाना। तुम सारा का सारा काम उल्टा ही करते हो और मुझे यहाँ पर मुसीबत में डाल देते हो। हान कहते कि माफ़ कर देना, इस बच्ची को अपने घर का एड्रेस पता ही नहीं था, तो मैं क्या करता। और ऐसे भी तुम्हारा घर इतना ज़्यादा शानदार है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे यहीं पर लेकर आ जाऊँ। दूसरा यहाँ पर चांद तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं रैनन को, जो कि लोकेशन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर उसके घर के बाहर पहुँच चुकी थी। एंड रैनन यहाँ पर सोच रही होती कि मेरी बच्ची यहाँ पर इस घर के अंदर तो जा नहीं सकती है। दूसरा यहाँ पर उसे वॉल पर एक एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होता है, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है कि एक मेल असिस्टेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर सारी की सारी क्वालिफिकेशंस रैनन के पास होती है, सिवाय जेंडर के। उन्हें यहाँ पर मेल असिस्टेंट चाहिए था, पर यहाँ पर बेचारी रैनन एक फीमेल असिस्टेंट बन सकती थी। फिर बाद में यहाँ पर दूसरा चैन पहुँच गया होता है घर पर, जहाँ पर शू से देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कहते कि फाइनली मेरे डैडी मुझसे मिलने के लिए आ गए, और डैडी देखिए मेरी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरा नाम चेंज कर दीजिए। एंड बाद में यहाँ पर वो उसका नाम पूछता है। जैसे यहाँ पर शू अपना नाम बताती है, हान तो यहाँ पर उसके नाम पर हंसने लग जाता है। यहाँ पर चैन उसे साफ साफ बोल देते कि देखो मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ और मैं तुम्हारा नाम नहीं चेंज कर सकता हूँ। शू बोलती कि ठीक है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप यहाँ पर मेरा नाम चेंज नहीं करने वाले हो। रैनन बोलने लगते कि देखो ना ये बच्ची कितनी ज़्यादा क्यूट है। फिर बाद में यहाँ पर स्टाफ आ जाता है, जो चैन को बताने लग जाता है कि यहाँ पर कोई इंटरव्यू के लिए आया हुआ है। तो फिर यहाँ पर चैन इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर चैन जैसे उस स्टाफ को देखता है वो उसे देख कर देखते लग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में स्ट्रेट भी है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर वो स्टाफ कोई और नहीं बल्कि हमारी रैनन होती है, जो कि यहाँ पर एज अ मेल बनकर आई थी। और तो यहाँ पर वो अपना छोटा छोटा नाम बताती है, जो कि ली होता है। दोस्तों यहाँ पर चुपके से शू से देख रही होती है। एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को देखकर पहचानी जाती है। फिर बाद में यहाँ पर चैन उससे उसका रेज्यूमे मांगता है, और रेज्यूमे देने पर यहाँ पर रैनन शू को देख लेती है। तो फिर वो रेज्यूमे फेंक कर यहाँ पर शू के पास चली जाती है और उसे अपने साथ वापस घर जाने के लिए कहती है। दोस्तों यहाँ पर चैन को यहाँ पर ली की ताकत का अंदाज़ा हो गया था कि ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग इंसान है। दिखने में तो बड़ा पतला है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। दूसरों यहाँ पर शू बोल रही होती कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाने वाली हूँ जब तक यहाँ पर मेरे डैडी मेरा नाम चेंज नहीं करेंगे। रैनन बोलते कि तुम्हें कैसे पता कि ये आउटसाइडर तुम्हारा फादर है। शू बोलते कि मुझे अच्छे से पता है, वो मेरी तरह दिखते हैं। एंड यहाँ पर दरवाजे को बंद कर देती है। बाद में यहाँ पर चैन से पूछने लग जाता है कि आखिर ये सब क्या था। एंड यहाँ पर रैनन बोलती कि माफ़ कर देना, वो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। चैन यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट्स बताने लग जाता है कि देखो अगर तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे तो फिर यहाँ पर तुम्हें मेरे लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहना होगा। तो रैनन यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि हाँ मेरी बेटी तुम्हारे पास है तो 24 आवर्स मुझे अवेलेबल तो रहना ही होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती है, जिसके बाद में यहाँ पर चैन उससे नेक्स्ट मॉर्निंग से ही ज्वाइन करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारी रैनन यानी कि मिस्टर ली का पहला दिन होता है उसके जॉब
जॉब पर, जहाँ पर उसे पहले दिन में बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही होती है। एंड यहाँ पर चैन होता है कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर वो रैनन को अपना नोटबुक निकालने के लिए कहता है, यानी कि मिस्टर ली को नोटबुक देने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर रैनन बैग में से एक बड़ा सा इंडक्शन बाहर निकालती है, जिसे देखकर सभी के सभी एम्प्लॉयज हंसने लग जाते हैं। बाद में यहाँ पर रैनन को समझ आता है कि वो तो यहाँ पर गलत बैग उठाकर लेकर आ गई है। एंड यहाँ पर वो चैन से माफ़ी मांगने लग जाती है, जहाँ पर चैन उसे डांट तो नहीं सकता सभी के सामने, तो वो उसे जाकर सीधा नोटबुक लाने के लिए बोल देता है। बेचारी माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरों यहाँ पर सभी साफ बोल रहे होते हैं कि मिस्टर चैन अब तो अपने काम में बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट हो। एंड यहाँ पर जो असिस्टेंट आपने हायर किया है वो तो बहुत ही ज़्यादा क्लमसी है, तो आपने उसे आकर कैसे हायर कर लिया? ज़रूर यहाँ पर आपने उसके अंदर कुछ तो खासियत देखी होगी। चैन बताने लग जाते कि हाँ, ये जो मेरा न्यू स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाम का टाइम हो जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग एक डिनर पर गए होते हैं। एंड ये यहाँ पर एक फॉर्मल डिनर होता है अपने पार्टनर्स के साथ में, जहाँ पर मिस्टर चैन बार बार मिस्टर ली को इशारा कर रहे होते हैं बैठने का, पर यहाँ पर मिस्टर ली यानी कि हमारी रैनन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आके खाने पर होता है, जो कि बार बार खाने को देखे जा रही थी। एंड मौका देखते यहाँ पर चैन उसे सीट पर बैठा देता है, तो फिर यहाँ पर रैनन खुश हो जाती है और खाने लगने लग जाती है। पर यहाँ पर चैन उसे आके दिखाने लग जाता है, कहते कि मैं यहाँ पर तुम्हें खाना खाने के लिए लेकर आया हूँ। वो उसे कहते कि तुमने मुझे इतना क्लोज क्यों रखा है? देखो मैं अभी बता रहा हूँ कि मुझे लड़कियाँ पसंद है, मैं मेन में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रखता। चैन कहते कि तुमने क्या मुझे ये समझ कर रखा है? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम यहाँ पर मेरी वाइन में पानी मिक्स कर पाओ और मैं ज़्यादा ड्रिंक ना कर लूँ। वो कहते कि माफ़ कर देना। दूसरे यहाँ पर चैन को ली में से कुछ तो स्मेल आ रही थी, जो कि वो स्मेल से जानी पहचानी से लगी थी। रैनन बोलते कि देखो अगर स्मेल पसंद है तो फिर मैं तुम्हें मेरा परफ्यूम और शैम्पू भेज दूंगी। ऐसे भी हम मेंस लोग शैम्पू के बदले साबुन ही तो लगाते हैं। बाद में यहाँ पर वो उसे अपने आप से दूर कर देता है। दूसरे यहाँ पर रैनन जब वाइन के अंदर पानी डालती है तो वो कुछ ज़्यादा ही गर्म पानी डाल देती है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे ग्लास में स्मोक भर जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर रैनन चैन को लेकर घर आ जाती है। और यहाँ पर चैन ने तो कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया हुआ होता है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा होती है, जहाँ पर वो ग्रैंडमा से माफ़ी मांगने लग जाती है, क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे ऑफ जॉब था, जहाँ पर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई थी। ग्रैंडमा यहाँ पर उसे उसका नाम पूछने लग जाती है, जहाँ पर वो ऑफकोर्स ग्रैंडमा को अपना नकली नाम बताती है। ग्रैंडमा से बोलने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर खाना पीना चाहिए, तुम यहाँ पर मैन हो लेकिन एकदम लड़कियों की जैसे दिखते हो। अगर यहाँ पर मैन नहीं बनोगे तो फिर यहाँ पर सभी लोग तुम्हारा गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर रैनन आसपास देखने लग जाती है, जहाँ पर उसे शू कहीं भी नजर नहीं आती। एंड उसे समझ आ जाता है कि उसका ये टास्क कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा उसे अपने घर जाने के लिए बोल देती है। एंड बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा का ध्यान जो है चैन के फेस पर जा रहा होता है, जहाँ पर ग्रैंडमा को 100% श्योरिटी होती है कि चैन का बचपन वाला फेस और शू का फेस दोनों ऑलमोस्ट मैच करता है। तो फिर यहाँ पर वो DNA टेस्ट करवाने की सोचने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो चैन के बालों का टुकड़ा ले लेती है। एंड फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो बड़े चलाके से यहाँ पर शू को बुलाती है हेयर कॉम करने के बहाने, और उसके भी बालों का सैंपल ले लेती है, और वो दोनों सैंपल यहाँ पर वो असिस्टेंट को दे देती है टेस्ट करवाने के लिए। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर चैन को देखते हैं, जो कि हान के साथ में होता है। एंड यहाँ पर वो हान को बोलने लग जाता है कि देखो ये स्टोरी मेरे फ्रेंड की है, जहाँ पर मेरा फ्रेंड एक पर्सन को बहुत ज़्यादा हेट करता है। वहाँ पर वो पर्सन बहुत ज़्यादा गलत काम भी करता है, अपने सारे काम को उल्टा करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं उस फ्रेंड को अपने पास में रखना चाहता हूँ। तो फिर मैं इस चीज़ को क्या बोलूँ? यहाँ पर हान बोलने लग जाता है कि देखो अगर वो उसकी फ्रेंड जो है लड़की है तो फिर बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि उसे उस लड़की से लव हो गया। लेकिन अगर वो मैन है तो, एंड इतने में यहाँ पर हान के दिमाग खुलने लग जाते हैं, जहाँ पर वो चैन से कहता है कि एक मिनट, कहीं मैं वही तो इंसान नहीं हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो, और कहीं यहाँ पर तुम्हें मुझे लगा कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है? देखो देखो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर वो मैन कोई और है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, लेकिन वो मैन मैं नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर चैन से कहते हैं कि देखो यहाँ पर लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी चूज़ करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। एंड यहाँ से हान अपने न जाने के बट को छुपाते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर चारों बच्चों को देखते हैं, जो कि शू के बारे में और तो अपनी मम्मा के बारे में सोच रहे होते हैं कि मम्मा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गई है शो के चक्कर में, और वो यहाँ पर टाइम से हमसे मिलने भी नहीं आ रही है। हमें पूरा टाइम यहाँ पर अंकल के साथ भी रहना पड़ता है, कहीं यहाँ पर वो दोनों कोई मुसीबत में तो नहीं आ गए हो। एंड यहाँ पर वो दोनों अपनी मम्मा और शो को रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर चैन को और तो रैनन को एक इवेंट में जाते हुए देखते, जहाँ पर चैन ली से बोल रहा था कि देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ करने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे बाई साइड रहना और कुछ भी नहीं। इतने में यहाँ पर चैन जब आगे बढ़ता है तो फिर एक लड़की उसके पास आ रही होती है, जहाँ पर चैन
चैन साइड हट जाता है और वो लड़की यहाँ पर गिरने वाली थी, जहाँ पर रैनन उसे पकड़ लेती है एंड यहाँ पर लड़की बोलने लग जाती है कि तुम तो मैन हो और तुम्हारा चेस्ट मुझे इतना वियर्ड क्यों लग रहा है। चैन यहाँ पर उस लड़की से बोलता है कि देखो वो यहाँ पर मेरा मैन है, उससे ज़रा सा साइड हट जाओ। ये सुनते ही यहाँ पर रैनन को कुछ वियर्ड फील होने लग जाता है कि कहीं उसका बॉस कुछ और तो ना निकल जाए। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं उसके भाई को, जो कि शू को ढूंढते ढूंढते उसके लोकेशन पर आ जाता है। शू से कहता है कि देखो तुम वापस घर चलो, मामा यहाँ पर तुम्हारा नाम चेंज करने के लिए रेडी है। शू कहते कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना। उसका भैया कहते कि नहीं, मम्मा कभी हमसे झूठ भी बोलती है क्या। बाद में यहाँ पर वो लोग अपनी मॉम का लोकेशन ढूंढते हुए उनके उस इवेंट वाले लोकेशन में पहुँच जाते हैं। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं इवेंट वाला सीन, जहाँ पर चैन को और तो यहाँ पर रैनन को कॉल आया हुआ होता है। चैन को यहाँ पर ग्रैंडमा ने कॉल किया था, जहाँ पर वो बता रही थी कि मैंने DNA टेस्ट कर देखिए और वो जो बच्ची है वो बायोलॉजिकली तुम्हारी है, इसका मतलब ये है कि तुम उसके रियल डैड हो। दूसरों यहाँ पर रैनन को कॉल आया होता है उसके फ्रेंड जी का, जो कि उसे बता रहा था कि अब उसका एक बेटा भी गायब हो चुका है और न जाने वो कहाँ पर जा चुका है। तो फिर एक साथ वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं एंड इतने में यहाँ पर मेन डोर ओपन हो जाता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर दोनों भाई बहनों को देखते हैं एंड वो यहाँ पर दौड़ दिए चले जाते हैं अपनी मम्मा के पास, उसे मम्मा बुलाते हुए। ये सुनकर यहाँ पर सभी के सभी गेस्ट शौक हो जाते हैं कि आखिर ये बच्चे इस मैन को मम्मा क्यों बुला रहे हैं। यहाँ पर चैन बोलने लग जाता है कि तुम क्या यहाँ पर 6 साल पहले वाली वुमेन हो। लेकिन यहाँ पर ली यानी कि रैन बोलते कि वुमेन, आपको दिखता नहीं कि मैं इतना बहादुर मैन हूँ। बाद में यहाँ पर चैन से बोलने लग जाता है कि झूठ बोलना बंद करो, यहाँ पर मैंने पैटर्निटी टेस्ट करवा कर रख लिया और शू मेरी बेटी है, इसका मतलब ये है कि तुम उसकी मॉम हो। एंड यहाँ पर जानन को डरने लग जाता है, उसे समझ जाता है कि ये वही इंसान है जिसके साथ 6 साल पहले उसके बीच में मेकआउट हुआ था। तो फिर यहाँ पर वो बोलने लग जाते कि देखो मैं इस बच्ची को जानती नहीं हूँ, क्या पता इस बच्ची से मिस्टेक हो गया हो। एंड यहाँ पर वो रैनन ध्यान से यहाँ पर शू को देखने लग जाती है, जहाँ पर शू कहती कि हाँ डैडी मुझसे गलती हो गई है। बाद में यहाँ पर वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन घर पर होती है अपने चारों बच्चों के साथ में, जहाँ पर जी आ जाता है एंड यहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है कि शू ने यहाँ पर फाइनली अपने डैड को ढूंढ ही लिया। जी कहता है कि लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो उसका बायोलॉजिकल फादर है। एंड यहाँ पर रैनन उसे DNA टेस्ट के बारे में बताने लग जाती है। जी कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम जाकर यहाँ पर उसे कन्फर्म कर सकते हो। बट यहाँ पर वो ऐसा करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मेरे बच्चे की लाइफ डेंजर में पड़ सकती है। क्या पता वो इंसान यहाँ पर मेरे बच्चे को अलग कर दे या फिर सारे के सारे बच्चों को अपने पास ही रख ले, तो फिर मैं अपने बच्चों के बिना क्या ही कर सकती हूँ। बाद में यहाँ पर वो अपने चारों मिनियंस को समझाने लग जाती है कि वो यहाँ पर फिलहाल एक मिशन पर है, जहाँ पर उसे शू को उस घर से इस घर तक लाना है। तो फिर इन चारों में से भी यहाँ पर कोई भी इसमें टांग नहीं लड़ाएगा। एंड यहाँ पर वो लोग उसे यस बॉस कर उसकी बातों को मान लेते। फिर बाद में यहाँ पर रैनन जी को एक डिज़ाइन कंपटीशन के बारे में बताने लग जाती है, जिसके अंदर उसे पार्टिसिपेट करना होता है ताकि यहाँ पर वो डेजी को बड़े अच्छे से टक्कर दे पाए। साथ साथ यहाँ पर वो डेजी और तो उसके मैन के बारे में पता लगाने के लिए कह देती है, क्योंकि यहाँ पर डेजी ने बड़ी चालाकी से उसकी मॉम और उसके ग्रैंडफादर की जितनी भी प्रॉपर्टी शेयर्स और कंपनी होती है वो सब कुछ अपने नाम करवा लिया है, जो कि यहाँ पर लीगली रैनन के नाम पर होनी चाहिए। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर चैन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर चैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ली ने यानी कि रैनन ने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया था, जहाँ पर चैन ने यहाँ पर ढेर सारे डॉल्स को मंगवाया हुआ था एंड यहाँ पर रैनन उन्हें लेकर आ गई थी। एंड यहाँ पर शू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वो सारी की सारी डॉल्स को देखकर। वो यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि यहाँ पर मैं बहुत पहले मेरी मम्मा से ये सब चीज़ें मांग रही थी, बट मेरी मम्मा हमेशा मुझे मना कर दिया करती थी। यहाँ पर चैन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारा डैडी हो ना, मैं तुम्हारी हर एक ड्रीम्स को पूरा करूँगा। बाद में यहाँ पर शू वो अपनी मम्मा से लेने लग जाती है, बट यहाँ पर उसकी मम्मा उसे दे नहीं रही होती है। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडमा और चैन को समझाते कि देखिए ये छोटी सी बच्ची है, अगर एक खिलौनों के साथ ज़्यादा खेलने लग जाएगी तो फिर अपने फ्यूचर गोल को भूल जाएगी। ग्रैंडमा कहते कि अरे वो बच्ची है, उसकी तो खेलने की उम्र है और ऐसे भी बेचारी अब 5 साल की हो चुकी है, हम यहाँ पर 5 साल तक उसके साथ नहीं थे, तो अभी हमें यहाँ पर उसे सारी चीज़ें देनी है, जो भी चीज़ें हम यहाँ पर उसे दे सकते। एंड यहाँ पर शू उसे अंकल ही बोलकर उसे जीप दिखाने लग जाती है एंड वो डॉल्स को लेकर बहुत खुश हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसके दादी के पास शू के लिए एक और सरप्राइज होता है, जहाँ पर वो उसका आइडेंटिटी कार्ड दे देते हैं एंड यहाँ पर शू को बताते हैं कि अब से तुम्हारा रियल नेम एमी होने वाला है एंड मैंने यहाँ पर तुम्हारे नाम को चेंज कर दिया है। एंड यहाँ पर वो अपने नाम को सुनकर बहुत खुश हो जाती है, बट यहाँ पर जानन को ये नाम सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस नाम के पीछे कुछ तो बड़ा रीज़न था, जो कि यहाँ पर अभी लोगों ने चेंज कर दिया है। तो फिर यहाँ पर वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर ग्रैंडमा और चैन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बस एक सुपरस्टिशियस है, अगर बच्ची को उसका नाम नहीं पसंद है तो वो उस नाम के साथ कैसे जी सकती है। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा कहते
कहते कि देखो हमें यहाँ पर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए जहाँ पर हम सभी के सामने हमारे लिटिल प्रिंसेस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एंड यहाँ पर चान इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी सौंप देता है मिस्टर ली पर, यानी कि हमारी रैनन पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर एमी को यानी कि शू को वॉशरूम जाना होता है, तो फिर यहाँ पर रैनन उसे वॉशरूम की ओर लेकर चली जाती है। फिर दूसरा में यहाँ पर डीसी को देखते जो कि अपनी डैड के साथ में होती है। एंड यहाँ पर कुछ लोग आकर उनसे पूछने लग जाते कि आखिर मिस्टर चैन ने इस बड़े से इवेंट को क्यों ऑर्गेनाइज किया है। एंड यहाँ पर इस बारे में उन दोनों को भी पता नहीं होता, तो वो गेस्ट यहाँ पर बोलने लग जाते कि हमें तो लगा था कि आपकी फैमिली यहाँ पर मिस्टर चैन की फैमिली के साथ बहुत क्लोज होगी, इस वजह से आपको इस इवेंट के बारे में पता होगा। और ऐसे भी मिसेस डीसी का जो शादी है वो यहाँ पर मिस्टर चैन के साथ ही तो होने वाला है, क्यों। एंड यहाँ पर डीसी बहाने मारने लग जाते कि हाँ लेकिन फिलहाल हम दोनों कुछ ज़्यादा ही बिजी है ना, इस वजह से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, तो मुझे भी इस इवेंट के बारे में नहीं पता होगा। फिर यहाँ पर वो लोग गेस करने लग जाते कि क्या पता ये इवेंट आपके लिए प्रिपेयर किया गया हो ताकि यहाँ पर मिस्टर चैन आपको एक सरप्राइजल प्रपोज दे पाए। एंड यहाँ पर वो हंसने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर डैड उसे धीरे से बोलने लग जाते कि देखो आज का इवेंट किस लिए हुआ है ये हमें नहीं पता है, लेकिन ध्यान रखना मौका मिलते ही यहाँ पर उस चैन से चिपकना शुरू कर देना ताकि यहाँ पर वो तुम्हें अपनी ब्राइट फियांसी बनाने के लिए रेडी हो जाए। जिसके बाद यहाँ पर कंपनी हमारी बहुत ही बड़ा पलट ले सकती है और हमें यहाँ पर नंबर 1 कंपनी बना दिया जा सकता है। फिर बाद में यहाँ पर वो वॉशरूम चली जाती है अपने मेकअप को सेट करने के लिए। इतने में यहाँ पर एमी बाहर आती है जहाँ पर वो अपना हैंड वॉश कर रही थी। एंड यहाँ पर गलती से वो पानी स्प्रिंकल हो जाता है डेजी के ऊपर। एंड यहाँ पर डेजी को गुस्सा आ जाता है जहाँ पर वो एमी को धक्का मारने लग जाती है। एमी कहते हैं कि आप कितने डरावनी वुमन हो, आप एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। एंड गुस्से में यहाँ पर डेजी उसे थप्पड़ मारने वाली थी, जहाँ पर एमी चिल्लाती हुई अपनी मम्मा को बुलाने लग जाती है। एंड जैसे ही यहाँ पर रनन अंदर आती है तो फिर वो डेजी को देखकर ढेर सारे थप्पड़ लगाती है, कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक बच्चे पर हाथ उठाने की कोशिश करने की। इतने में यहाँ पर चैन उस आवाज़ को सुनते हुए आ जाता है, जहाँ पर डेजी चैन को बताने लग जाती है कि देखो ना इस बच्चे का फादर मुझे किस तरह से थप्पड़ मार रहा है, वो भी लेडीज वॉशरूम में आकर। एंड यहाँ पर वो उसे बताने लग जाते कि नहीं ये लड़की झूठ बोल रही है, यहाँ पर इसने एमी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो फिर मैंने बस इसे सजा दी है। एंड डेजी यहाँ पर झूठ बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि प्लीज़ इन दोनों को तुम्हें यहाँ से आज निकालना ही होगा, क्योंकि इनकी वजह से यहाँ पर तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। फिर बाद में यहाँ पर एमी उन दोनों के बीच में आ जाती है और यहाँ पर अपने डैडी को सब कुछ बताने लग जाती है। डीजी बोलते कि तुम क्या पागल हो, तुम यहाँ पर चैन को क्यों अपना डैडी बुला रही हो। एंड यहाँ पर चैन एमी को अपने गोद में ला देता है, कहते हैं कि ठीक है जैसा मेरी एमी चाहती है वैसे ही होगा। ये बात को सुनकर डीजी शॉक हो जाती है। चैन यहाँ पर डीजी से कहते हैं कि देखो आज का इवेंट एमी का है एंड एमी यहाँ पर तुम्हें नहीं चाहती है तो फिर तुम यहाँ से जाना चाहिए। एमी यहाँ पर मन में बड़ी खुश हो रही होती है कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश करी थी और अभी यहाँ पर मेरे डैडी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर बाद में यहाँ से चैन चले जाता है। दोस्तों यहाँ पर रनन मन में सोच रही होती है कि अगर आज यहाँ पर चैन नहीं आया होता तो डेजी को तो मैंने कितने ज़्यादा थप्पड़ लगा दिए होते, अच्छा उसने मुझे पहचाना नहीं है। बाद में यहाँ से वह चली जाती है जहाँ पर डेजी को सिक्योरिटी वाले बाहर निकालने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर चैन सभी के सामने स्टेज पर आ जाता है एमी के साथ में और यहाँ पर वो अपनी डॉटर को इंट्रोड्यूस करवा देता है। दूसरा में यहाँ पर डेजी के डैड को देखते जो कि डेजी को बड़े जोर से थप्पड़ मारते। वो उसे कहते कि तुम तो उसे ढंग से बात तक नहीं कर पाई हो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज हमारी फैमिली के रेपुटेशन पर कितने ज़्यादा सवाल होते हैं। डेजी कहते कि माफ़ कर देना, ये सब कुछ उस बच्चे की वजह से हो रहा है, मैं कुछ ना कुछ कर कर उसे यहाँ पर अपने झांसे में ला ही दूंगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है जहाँ पर चैन उसकी ग्रैंडमा और तो यहाँ पर एमी और लीन एक साथ यहाँ पर होते यानी कि रनन। फिर इतने में यहाँ पर आ जाती है डेजी जहाँ पर वो उस बच्चे के लिए ढेर सारे टॉयज लेकर आई थी एंड यहाँ पर वो एमी के साथ माफ़ी मांगने लग जाती है। एमी कहती कि ठीक है लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ हैंड चेक करना होगा। डेजी यहाँ पर खुश हो जाती है, उसे नहीं पता था कि इतने कीमती छोटे छोटे से गिफ्ट वो उसके लिए लाएगी तो फिर वो उसकी बातें इतनी जल्दी मान लेगी। एंड यहाँ पर वो उसका हाथ शेक करने के लिए चाह रही थी कि इतने में यहाँ पर उसके हाथ में स्पाइडर आ जाता है और वह गुस्से में आकर वापस से एमी को थप्पड़ मारने वाली थी। एंड यहाँ पर चान गुस्से में आकर उसे रोकने लग जाता है एंड यहाँ पर उसे बोलने लग जाती कि वापस से तुम बच्ची को थप्पड़ मार रही थी, ये एक फेक स्पाइडर है, तुम्हें फेक स्पाइडर से डरने की क्या ही ज़रूरत है। बाद में यहाँ पर डेजी सब कुछ कंप्लेन कर रही होती है चैन से, ये सोचते हैं कि चैन उसका साइड लेगा, पर यहाँ पर चैन डेजी का साइड बिल्कुल नहीं लेता है। एंड यहाँ पर डेजी को समझ आ रहा था कि ये जानबूझकर इसका असिस्टेंट और ये बच्चे मिलकर मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे, लेकिन एक बार मेरी शादी इस फैमिली में हो जाने तो फिर देखना मैं तुम दोनों का क्या हाल करती हूँ। बाद में यहाँ पर डेजी चैन का ब्रेन वॉश करने लग जाती है। वो उसे कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर एमी का ध्यान कब तक रख पाओगे एंड तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ हमेशा अवेलेबल रहेगा, एक ना एक दिन तो उसकी भी शादी हो जाएगी ना, तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे एमी का ध्यान देना चाहिए, क्यों असिस्टेंट। एंड यहाँ पर बोलने लग
लग जाता है कि नहीं मैं यहाँ पर एमी का ध्यान बड़े अच्छे से रख सकता, और ये पर शादी की तो फिर मैं यहाँ पर शादी के सख्त खिलाफ हूँ एंड मैं यहाँ पर अपनी लाइफ में शादी नहीं करने वाला हूँ एंड मैं एमी के साथ भी यहाँ पर खुश हूँ, उसका ध्यान रखते हुए और बॉस का असिस्टेंट बनते हुए। ये सुनते ही यहाँ पर डेज़ी को बहुत गुस्सा आ जाता है और साथ साथ यहाँ पर चैन भी उसे ना बोल देता है, ये कहते हुए कि दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत कंफर्टेबल है और तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एमी डेज़ी के ऊपर स्पाइडर फेंकने लग जाती है एंड डेज़ी यहाँ से डर के मारे भागने लग जाती है, बहाने बनाते हुए कि उसे काम है। फिर इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी चली जाती है अपने डैड के पास में सारी की सारी बातें बताने के लिए। यहाँ पर उसके डैड बोलने लग जाते हैं कि लगता है यहाँ पर तुम्हें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो फिर यहाँ पर मुझे तुम्हारी शादी मिस्टर वू के साथ में करवानी होगी। ये सुनते ही यहाँ पर डेज़ी बोलने लग जाती है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? वो बार बार असिस्टेंट और वो बच्चे मेरे बीच में आ जाते। वो बच्चे तो यहाँ पर हमेशा मुझसे चिड़ी हुई रहती है और ऐसी हरकतें करते कि जैसे मैं उसे थप्पड़ ही मार दूँ। डैड कहते कि देखो ये ना तो वो, तुम्हें दोनों में से एक तो चूज़ करना ही होगा। डेज़ी बोलती लेकिन मुझे वो थोड़ा सा पागल लगता है। डैड कहते कि उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर बिजनेस हमारा बहुत ज़्यादा ही एवरेज आ रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्दी हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, तो फिर हमें कुछ ना कुछ कर अपने बिजनेस को बूस्ट करना ही होगा। अगर तुम यहाँ पर चैन के साथ शादी करती तो फिर हमारा बिजनेस टॉप 1 पोजीशन पर आ जाता, लेकिन अब क्या करें, ऑप्शन में हमें वो कोई चूज़ करना होगा। एटलीस्ट हमारा बिजनेस प्रॉफिट तो कमा पाएगा और साल तक टिक तो पाएगा। डेज़ी यहाँ पर उसे एक मौका मांगने लग जाती है, ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर उसे जीत कर ही रहूँगी। उसके डैड बोलते कि देखो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए पॉसिबल है। डेज़ी कहती कि देखिए मिस्टर चान यहाँ पर बिजनेसमैन है और उसके लिए प्रॉफिट और इंटरेस्ट ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी होती है एंड बहुत जल्दी यहाँ पर एक डिज़ाइन कंपटीशन होने वाला है जहाँ पर मैं पार्टिसिपेट करूँगी और गोल्ड मेडल जीत कर उसका दिल जिता दूँगी। फिर देखना उसका इंटरेस्ट मुझ में कितना आने लग जाता है, जब यहाँ पर मैं उसकी कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ला सकती हूँ। उसके डैड यहाँ पर उसे समझा रहे होते कि देखो मुझे नहीं लगता है कि तुम इस बार इस कंपटीशन में जीत सकती हो, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल डिज़ाइनर सूजी पार्टिसिपेट करने वाली है एंड वो जो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है वो हमेशा फर्स्ट आती है, तो फिर इस बार तुम अपना नाम भूल ही जाओ। डेज़ी कहती कि नहीं डैड आप मुझ पर भरोसा रखिए, ये कंपटीशन में मुझे अपने आप से पूरी उम्मीद है कि ये कंपटीशन मैं ही जीतने वाली हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम चैन की फैमिली का सीन देखते जहाँ पर ग्रैंड माँ एमी से पूछ रहे थे कि माफ़ कर देना, ये सवाल यहाँ पर मुझे तुमसे बहुत पहले ही पूछ लेना चाहिए था, क्या कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है और वो क्या करती है। एमी यहाँ पर कंफ्यूज हो रही होती है कि आखिर वो क्या बोलेगी एंड यहाँ पर रैनन उसे देखकर ना के इशारे करते कि प्लीज़ मेरी पोल को मत खोल देना। छन्नू से बोलता है कि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि तुम्हें उसका जवाब मिल ही नहीं रहा है। एमी बोलते कि मेरी मम्मी जा चुकी है। ये सुनते ही यहाँ पर ग्रैंडमा को और छैन को बहुत बुरा लगने लग जाता है कि माफ़ कर देना हमने तुमसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। छैन यहाँ पर मन में रिग्रेट कर रहा होता है कि काश मैंने उस वुमन को पहले ही ढूंढ लिया होता, तो फिर क्या पता आज शायद वो जिंदा होती। दोस्तों यहाँ पर रैनन मन में सोच रही होती कि पूरा दिन यहाँ पर मैं इसके साथ रहती हूँ और आज इस बच्ची ने तो मुझे मार ही डाला है। इतने में यहाँ पर रैनन को घर से कॉल आने लग जाता है, तो फिर वो बाहर यहाँ पर कॉल पर बात करने के लिए आ जाती है एंड यहाँ पर जियो से बता रहा होता है कि यहाँ पर मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर तो लिया था तुम्हारे नाम से, बट यहाँ पर डेज़ी है जो कि यहाँ पर तुम्हें 30 मिलियन देना चाहती है ताकि तुम इस कंपटीशन को अवॉइड कर सको। वो कहते कि अरे वाह 30 मिलियन कुछ कम नहीं है, एक काम करो वो 30 मिलियन ले लेना और सारे के सारे प्रूफ जमा करके रख देना, फिर देखना हम यहाँ पर कॉम्पिटिशन वाले दिन कैसे उसी के पोल उसके सामने बैक फायर कर देंगे। इतने में यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है उसके डैड का, जो कि चिल्ला चिल्ला कर उसे यहाँ पर घर पर बुला रहे होते हैं। दूसरे यहाँ पर ग्रैंड माँ चैन को कुछ गिफ्ट दे रही थी एंड ये गिफ्ट यहाँ पर वो जाकर डेज़ी के डैड को डिलीवर करने के लिए बोल रही थी। चैन कहते कि ग्रैंड माँ ये काम तो यहाँ पर ड्राइवर भी कर सकता है। ग्रैंड माँ कहते कि अरे तुम समझ नहीं रहे हो, ड्राइवर जाएगा तो फिर उन्हें बहुत इंसल्टिंग फील होगा, तुम पर्सनली जाकर दोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। एंड बाद में यहाँ पर वो एमी को लेकर जाने लग जाता है क्योंकि एमी को पता होता है कि आखिर वो बैड वुमन वहीं पर होगी। इतने में यहाँ पर रैनन आ जाती है जो कि उसे हाफ डे मांग कर वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर रैनन गई हुई होती है अपने डैड से मिलने के लिए, जहाँ पर उसके डैड उस पर बहुत चिल्ला रहे थे कि तुम कितनी बेशरम बेटी हो, यहाँ पर मेरी बिजनेस जो है फेल होता जा रहा है एंड तुमने उसके ऊपर से मेरे ऊपर केस कर दिया है, तुम क्या यहाँ पर मुझसे जान से मारना चाहती हो। यहाँ पर वो बोलते कि अरे मैंने इसमें गलती क्या की है, आपको भी अच्छे से पता है कि ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मेरी मॉम को बिलोंग करती है एंड मेरी मॉम ये घर तक मेरे नाम पर करने वाली थी, बट न जाने आपने कौन सी चालाकी में आकर सब कुछ यहाँ पर अपने हवाले कर दिया और आप मुझे बेटी बुला रहे हो और अपने आप को मेरा डर। आखिर मैं कहाँ पर मर चुकी थी जब यहाँ पर आप मुझे उस बॉस की कैबिन में भेज रहे थे नाइट स्पेंड करने के लिए। यहाँ पर अंकल ऐसा नाटक करते कि जैसे उनके हार्ट में बहुत पेन हो रहा हो एंड यहाँ पर डेज़ी जो है रैनन को सुनाना शुरू कर देती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम के जाने के बाद यहाँ पर तुम्हारे डैड की हालत कितनी ख़राब थी।
रैनन कहती कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि डैड की हालत इतनी ख़राब थी कि उन्हें यहाँ पर अपनी फर्स्ट लवर को घर लाना पड़ा, वो भी अपनी बेटी के साथ में, जो कि मेरी स्टेप सिस्टर है। ये सुनते यहाँ पर उसकी स्टेप मदर वहाँ पर आ जाती है एंड बड़े प्यार से यहाँ पर रैनन को समझाने लग जाती है कि देखो बेटा, अब तो हम सब एक फैमिली है ना, तो हमें एक फैमिली की तरह एक साथ रहना चाहिए और एक दूसरे को हर एक चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। एंड रैनन यहाँ पर अपनी स्टेप मॉम को उसके नाम से बुलाने लग जाती है। ये सुनकर यहाँ पर आंटी तो बड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। रैनन कहती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो, तुम मेरी रियल मॉम थोड़ी ना हो जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी रियल मॉम बुलाऊंगी। और ऐसे भी मेरी मॉम के जाने के बाद में यहाँ पर मेरे डैड ने एक मिस्ट्रेस को ला दिया था, जहाँ पर उनका चक्कर इतने पहले से चल रहा होगा मुझे तो पता बिल्कुल नहीं था, वरना मैं कब का यहाँ पर डैड को छोड़ चुकी होती। और वैसे भी मैं यहाँ पर कोई फैमिली डिनर करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर तुम सबको वार्निंग देने के लिए आई हूँ कि टाइम रहते ही इस घर से चुपचाप निकल जाना, वरना यहाँ पर पुलिस आकर ज़बरदस्ती सारे सामान फेंक कर और तुम्हें भी इस घर से बाहर फेंक कर घर से बाहर निकाल देगी। उसके डैड यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाते, कहते कि तुम सचमुच ये सब करना चाहती हो, तुम अपने लिमिट्स को क्रॉस कर जियो, और अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी डॉटर रिकग्नाइज करूँगा ही नहीं। यहाँ पर रैनन बोलते कि अरे वाह, इतना जल्दी, ये तो आपको 6 साल पहले कर देना चाहिए था, जो कि मैं कर चुकी हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर चैन एमी के साथ आ जाता है, जहाँ पर एमी अपनी मम्मा को बाहर निकलते हुए देखती है एंड तुरंत उसे मम्मा बोलती है उसके पास भाग जाती है। रैनन से कहते कि बेटा तुम यहाँ पर अपनी डैडी के साथ में हो, तुम क्या चाहती हो कि डैडी मुझे रिकग्नाइज कर ले। बाद में यहाँ पर आकर चैन उसे रोकने लग जाता है, जहाँ पर रैनन कहते कि माफ़ कर देना, ये बच्चे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एंड बाद में यहाँ पर एमी भी माफ़ी मांगने लग जाती है, जहाँ पर रैनन वहाँ से भाग जाती है। रैनन के वहाँ से जाने के बाद चैन यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की की जो बॉडी स्मेल है वो यहाँ पर ली के जैसी क्यों लग रही है। एंड जैसे यहाँ पर वो उसके पीछे जाने वाला था उतने में वहाँ पर टीसी आ जाती है एंड यहाँ पर वो चैन से चिपक रही होती है, जहाँ पर एमी उन दोनों को अलग करती है, कहते कि मेरे डैड यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए नहीं आए, ग्रैंडमा ने गिफ्ट दिए थे तो वो बस वही हम यहाँ पर देने के लिए आए हैं। एंड यहाँ पर डेज़ी बाद में एमी को उसे दूर कर देती है, कहती कि कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर तुम मेरे घर पर आकर डिनर कर सकते हो और तुम वीडियो गेम्स खेल सकती हो। एमी कहते कि अरे इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी नहीं पता, वीडियो गेम खेलने से यहाँ पर बच्चों की आंखें खराब हो सकती है, तुम तो बस मेरा बुरा ही चाहती हो। एंड बाद में यहाँ पर चैन उसे गिफ्ट देता है एंड वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं, जहाँ पर चैन अपने ड्राइवर को उस वुमन का पीछा करने के लिए कहता है, बट यहाँ पर वो लोग ज़्यादा टाइम तक उसका पीछा नहीं कर पाते। एंड इतने में यहाँ पर चैन कॉल लगा लेता है ली को, ये बोलते हुए कि तुम्हें यहाँ पर मिस्टर पैनकेक्स के पैनकेक लाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एमी को और ग्रैंडमा को वो खाने का बहुत मन है। यहाँ पर रैनन कहती कि लेकिन वो तो घर से बहुत ज़्यादा ही दूर है। वो कहता है कि अरे तुम यहाँ पर एमी की ख्वाहिश को पूरा नहीं करना चाहते हो। एंड यहाँ पर रैनन को उसकी बातों को मान नहीं पड़ता है, जहाँ पर कॉल कट करने के बाद वो बेचारे सोच पड़ जाती है कि ये लोग तो मुझसे भी पहले घर पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर से मिस्टर पैनकेक के पास जाने में 2 घंटे लगेंगे, मैं फिर बाद में अपना पूरा अटायर चेंज करूँगी, तब तक तो यहाँ पर सुबह ही हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर रैनन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर चैन से पहले भी वहाँ पर पहुँच गई होती है एंड यहाँ पर एमी देखकर उसे बहुत ज़्यादा स्मेल कर रही थी। बट यहाँ पर चैन को अभी भी शक जा रहा होता है, जहाँ पर वो पैनकेक्स को बड़े ध्यान से स्मेल कर रहा था एंड वो रैनन से पूछ रहा था कि तुम क्या पक्का श्योर हो कि वो वही शॉप का पैनकेक है। रैनन कहते कि हाँ पैकेजिंग भी सेम है, तुम खाकर देखोगे तो वो सेम ही टेस्ट करेगा, मुझ पर भरोसा करो। एंड बाद में यहाँ पर चैन को लगता है कि शायद से वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा होगा। इतने में यहाँ से रैनन जाने लग जाती है एंड हमें पता होता है कि यहाँ पर रैनन ने जी को ऑलरेडी ऑर्डर करने के लिए बोल दिया था, जहाँ पर जी ने आकर इस डिलीवरी को उसके घर के बाहर रख दी थी, जहाँ पर रैनन को बस कपड़े बदल कर आने थे, इस वजह से यहाँ पर वो टाइम पर आ गई थी। पर जैसे यहाँ से रैनन जाने लग जाती है, चैन उसे रोकने लग जाता है और उसे आज रात उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बोल देता है, जहाँ पर रैनन उसे साफ साफ मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर चैन उसे रीज़न पूछने लग जाता है। वो उसे कहती है कि देखो मेरे एथिक्स है, मैं यहाँ पर अपने बॉस के साथ में ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती हूँ। वो क्या है ना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे वापस से मेरे जॉब पर आना होगा और मेरा सर चकराने लगेगा, तो फिर मुझे मेरे जॉब पर पूरा फोकस रहना है, इस वजह से यहाँ पर मैं ड्रिंक तुम्हारे साथ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर यहाँ पर चैन बोलने लग जाता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता हूँ कल के दिन। बट यहाँ पर फिर भी रैनन उसे मना कर देती है, ये कहते हैं कि ठीक है छुट्टी को तो मैं एंजॉय कर लूँगा, बट माफ़ कर देना ड्रिंक मैं नहीं कर पाऊँगा। एंड यहाँ पर चैन उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे रोकने लग जाता है, कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी हो या ना हो तुम्हें तो मेरे साथ ड्रिंक करने चलना ही पड़ेगा।
इसके बाद में यहाँ पर चैन उसे लेकर आ जाता है क्लब में, जहाँ पर वो बेचारी बहुत ज़्यादा ही घबरा रही होती है। चैन कहता है कि टेंशन मत लो, अब तुम यहाँ पर ऑफ ड्यूटी पर हो तो फिर तुम यहाँ पर एकदम आराम से चिल मार कर मेरे साथ मैनली टॉक्स कर सकते हो। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे ज़बरदस्ती बैठाने लग जाता है, जहाँ पर वो उसके बहुत क्लास आ रहा था। एंड यहाँ पर रानन बेचारी डरी जा रही थी। इतने में यहाँ पर उसका फ्रेंड हान आ जाता है, दो लड़कियों को लेकर। चैन कहता है कि इन्हें अभी से यहाँ से जाने के लिए कहो। हान कहता है कि अरे सब लोग तुम्हारी तरह थोड़ी ना होते। एंड बाद में यहाँ पर उनकी नज़र जा रही होती है ली पर, यानी कि रानन पर, जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ उसके साथ चिपकी हुई थी। एंड यहाँ पर रानन भी उन दोनों के साथ बड़ी खुश नज़र आ रही थी। यहाँ पर वो लड़कियाँ रानन से पूछ रही होती है कि मिस्टर ली, आखिर आप यहाँ पर मिस्टर चैन के असिस्टेंट हो तो फिर आप इतना कितना काम करते रहोगे। एंड यहाँ पर वो बताने लग जाते कि तुम्हें क्या ही बताऊँ मैं, मेरी यहाँ पर दिन की शुरुआत चैन के सपनों से होती है और मेरी रात की ख़त्म भी यहाँ पर चैन के सपनों से ही होती है। वो इंसान मुझसे कितना ज़्यादा काम करवाता रह जाता है। उसमें से एक बोलने लग जाती है कि आपके बॉस यहाँ पर आपके सामने बैठे तो फिर आपको डर नहीं है कि वो आपको डांट लगा सकते हैं। वो कहते कि अरे अभी मेरे बॉस ने मुझसे कहा है कि मैं एकदम मैनली होकर चिल मारकर एज ए फ्रेंड उनके साथ में बात कर सकता हूँ। बट यहाँ पर चैन को असल में गुस्सा आ रहा होता है। एंड बाद में यहाँ पर हान चला जाता है ली के बाजू में, कहते हैं कि यार तुम इसके साथ कितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन के साथ रहते हो, एक काम करो ली, तुम यहाँ पर मेरे साथ काम करने के लिए आ जाओ। यहाँ पर हम हफ्ते में 4 दिन पार्टी क्या करेंगे और 3 दिन आराम क्या करेंगे। और यहाँ पर ली यानी कि रानन बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, जहाँ पर वो उसके ऑफ़र को हाँ बोलने लग जाता है। यहाँ पर चैन को गुस्सा आता है, जहाँ पर रानन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आते हैं, जहाँ पर उसे समझ आ रहा था कि ली ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। तो फिर यहाँ पर वैसे अपने होश और आवाज़ मारने के लिए कह रहा था। इतने में वहाँ पर एमी आ जाती है तो उसे समझ आ जाता है कि मम्मा ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। चैन यहाँ पर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जाकर सो जाओ, यहाँ पर मैं अंकल को उनके घर छोड़कर आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर रानन उसे लेकर तो सोफ़ा पर गिर जाती है और उसे कहीं वहाँ से जाने देती नहीं है। एंड यहाँ पर एमी अपनी आंखों को बंद करने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर एमी को वो जाकर पानी लाने के लिए बोल देता है। एंड यहाँ पर चैन ली को वहीं पर उसका इंतज़ार करने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप लेकर आ रहा हूँ और उसके बाद देखना जब तुम होश में आओगे तब क्या होता है। फिर बाद में यहाँ से वो भी चला जाता है। इतने में यहाँ पर एमी पानी लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी मम्मा को समझा रही होती है कि प्लीज़ अपने सेंसेस में आ जाइए, आपका ये नकली बाल धीरे धीरे गिरता जा रहा है। और उसकी मम्मा कहती है कि छोड़ो इस नकली बाल को, मैंने यहाँ पर तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है। एंड यहाँ पर वो एमी को किसेस देने लग जाती है, जहाँ पर एमी को पता होता है कि मम्मा यहाँ पर जब भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है तब वो यहाँ पर मुझे और हम सभी को बहुत ज़्यादा किसेस देना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर वो उसे अपने आप से दूर कर रही होती है, जहाँ पर रानन का जो वीक है वो नीचे गिर जाता है। एंड इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है, जो कि उसे ऐसे देकर उसे अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देता है। बाद में यहाँ पर रानन एमी को अपने सामने से हटाती है और अपनी दुख भरी कहानी बताना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है कि मैं यहाँ पर कुछ समय पहले चाइना से वापस आई थी और मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें इंटरव्यू दिया मेरी जॉब लग गई। बस खाली मैं एक ही चीज़ का एक्सेप्शन था कि मैं मेल नहीं थी, इस वजह से मुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ा। वो क्या है ना, मेरे पास पूरा घर है चलाने के लिए और यहाँ पर आकर मैं थोड़ी ना सड़कों पर रह सकती हूँ। बाद में यहाँ पर उसे कहता है कि ठीक है, बट क्या ये सारी बातें यहाँ पर एमी को पहले से पता थी। रानन बोलते कि नहीं एमी को कुछ भी मत बोलना, उसे ये बातें यहाँ पर बीच में पता चली थी, जहाँ पर मैंने एमी से बहुत रिक्वेस्ट किया था ये बात तुम्हें ना बताने के लिए, तो फिर तुम प्लीज़ इसे मत डांटना। एंड यहाँ पर एमी उसे बोलने लग जाती कि हाँ, आप यहाँ पर मेरी आंटी को फायर नहीं कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पर मैडम रानन को फायर किया तो फिर मैं भी उनके साथ में चली जाऊँगी। एंड यहाँ पर चैन हंसने लग जाता है, कहते कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यह हमारे साथ ही रहेंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उससे फ्राइडे के दिन लीव मांगने लग जाती है। वो उसे कहते हैं एक तो इतनी बड़ी गलती की हो और इतना जल्दी छुट्टी भी मांग रही हो। वो कहने लग जाती है कि एक डिज़ाइन कंपटीशन है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो फिर यहाँ पर एमी भी उसके साथ जाने पर इंसिस्ट करने लग जाती है। और यहाँ पर चैन उसे हाँ बोल देता है। दूसरा यहाँ पर चैन उसे पूछने लग जाता है कि तुम तो वही हो ना जो कि यहाँ पर ली के फैमिली के बाहर खड़ी हुई थी। वो बोलती कि हाँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उनकी फैमिली का रिलेशन पूछने लग जाता है, जहाँ पर रानन उसकी फैमिली रिलेशन के बारे में उन्हें सब कुछ सच बता देती है। इसके बाद में हम यहाँ पर बेचारे बच्चों को देखते हैं जो कि अपनी मम्मा को और अपनी बहन शू को यानी कि एमी को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे थे। तो वो यहाँ पर उनमें से 2 ठान लेते कि हम यहाँ पर जाएंगे इवेंट में मम्मा को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पर मम्मा के पास कौन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर वो लोग उस इवेंट पर पहुँच भी जाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो कंपटीशन वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर डेजी आती है एंड सभी लोग यहाँ पर डेजी को देखकर उसकी ब्यूटीफुल की तारीफ करने लग जाते कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। इतने में यहाँ पर रानन आ जाती है, जहाँ पर रानन को देखकर वो शॉक हो जाती है और सोच पड़ जाती है कि आखिर ये फाइनल्स तक कैसे पहुँच गई।
रैनन कहते कि वो क्या करें डेजी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो लास्ट टाइम जैसे यहाँ पर किसी और के डिज़ाइन को लेकर सभी के सामने प्रूफ कर दे कि वो मेरा डिज़ाइन है। ये बात को सुनते यहाँ पर डेजी घबराने लग जाती है कि आखिर रैनन को कैसे पता कि मैंने किसी और के डिज़ाइन को चुराया हुआ था। फिर इतने में यहाँ पर आ जाता है चैन एमी के साथ में, जहाँ पर सभी की सभी रिपोर्टर्स की नज़र उन पर बैठ जाती है। एंड यहाँ पर एमी को और वो दोनों उन दोनों को देखकर बहुत खुश होने लग जाते हैं एंड कहते कि आखिर आप लोग यहाँ पर किसे सपोर्ट करने के लिए आए हो। डेजी यहाँ पर खुशी खुशी चली जाती है और अपना नाम लगाने लग जाती है, बट एमी कहती कि नहीं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आए हैं। एंड यहाँ पर एमी जाकर रैनन को हक करने लग जाती है, जहाँ पर सभी लोग रैनन का इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर डेजी चली जाती है अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए। एंड जैसे यहाँ से वो जा रही होती है, हम यहाँ पर उन दोनों के दोनों बेबीज को देखते जिनकी टकरार यहाँ पर डेजी से हो जाती है। एंड डेजी एज अ बैड पर्सन उन्हें भी थप्पड़ मारने वाली थी, बट इतने में यहाँ पर एमी आ जाती है, कहती कि लगता है मुझे डैडी को आपका रियल फेस बता रही होगा। एंड यहाँ पर वो उन सभी लोगों पर चिल्ला रही होती है। वो कहती कि देखो, आप यहाँ पर मेरे भाई बहनों पर चिल्ला नहीं सकती हो, वो लोग मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। इतने में यहाँ पर आ जाता है चैन, जो कि एमी की बातों को सुन लेता है। एंड यहाँ पर एमी घबराने लग जाती है एंड यहाँ पर डेजी को बोलने का मौका नहीं देता। कहता है कि देखो, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें इस कॉम्पिटिशन से निकाल दूँ तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। एंड गुस्से में आकर डेजी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर चैन एमी से पूछने लग जाता है कि अभी तुमने क्या कहा, वापस कहो। एमी कहते कि हाँ, ये दोनों मेरे भाई बहनी तो हुए, हम सब सेम एज के हैं, तो फिर हम लोग एक दूसरे को भाई बहनी बुलाएंगे। एंड ये सोचकर यहाँ पर उसे शक जाने लग जाता है, तो फिर वो अपने सेक्रेटरी को वहाँ पर बुला देता है और उनके हेयर सैंपल देने के लिए बोल देता है, जहाँ पर एमी सेक्रेटरी को धक्का मार देती है और अपने डैडी को ये सब करने से मना करती है। चैन कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा डर क्यों रही हो, एक नॉर्मल सा टेस्ट ही तो करना है, तुम भी ना। एंड यहाँ पर वो उसे बहलाने फुसलाने लग जाता है, जहाँ पर सेक्रेटरी भागने लग जाता है उन दोनों के पीछे। लेकिन फिर इतने में यहाँ पर रैनन भागते हुए जाती है, जहाँ पर एमी ने टाइम रहती अपनी मम्मा को कॉल कर दिया था। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाते कि आगे चल क्या रहा है, तुम यहाँ पर इन बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो। चैन कहते कि देखो, तुम्हें पता नहीं है, क्या पता मैं इन दोनों बच्चों का भी फादर रहूँ तो, क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। रैनन कहते कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आजकल यहाँ पर लोग इनफर्टाइल हो जाते हैं एंड तुम ट्रिपलेट्स दे सकते हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चैन बोलता है कि तुम यहाँ पर मुझ पर शक कर रही हो। वो कहते कि नहीं, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हूँ, और ऐसे भी डीएनए टेस्ट करवाने की क्या ही ज़रूरत है। चैन बोलता है कि देखो, एक नॉर्मल टेस्ट ही है, कितना ही टाइम लगेगा, और पैसों की तो कमी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। बाद में यहाँ से सेक्रेटरी जाने लग जाता है, जहाँ पर रैनन उसे रोकती है, पर यहाँ पर चैन उसे कहता है कि नहीं, ये सारे काम मेरा सेक्रेटरी कर देगा, तुम यहाँ पर डिज़ाइन वाले कॉम्पिटिशन में अपना फोकस रखो। बाद में यहाँ पर रैनन बेचारी एक कोने में चली जाती है एंड जी को कॉल लगाकर सारी बातें बताने लग जाती है, ताकि वह तुरंत ही आकर यहाँ पर रैनन की मदद कर सके। एंड इसके बाद में यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन की शुरुआत हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो होस्ट उन तीनों कंटेस्टेंट को स्टेज पर बुलाने लग जाती है, जिसमें यहाँ पर दो होते हैं, डेजी और हमारी रैनन। यहाँ पर डेजी एक और थर्ड कंटेस्टेंट को देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि शायद से ही सूजी होगी, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर बहुत ख़राब डिज़ाइन बनाएगी, जिस वजह से वो जीत नहीं पाएगी। फिर बाद में यहाँ पर उनकी पारी आ जाती है, जहाँ पर उन्हें स्टेज के सामने एक कपड़े को डिज़ाइन करना होता है एक लिमिटेड टाइम के अंदर। एंड इतने में यहाँ पर सभी का ड्रेसेस डिज़ाइन हो जाता है, जिसके बाद में मॉडल उन ड्रेसेस को पहनती है और सभी के सामने प्रेजेंट करना शुरू कर देती है। सभी को यहाँ पर जो रैनन है उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा स्पेशल लगता है, हालांकि जो तीसरे कंटेस्टेंट और डेजी होती है उनका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल लगने लग जाता है। ये चीज़ देखकर यहाँ पर डेजी बहुत जेलस फील कर रही थी कि ये तो कुछ ज़्यादा ही फेम कमाने के लिए आई है, इसे तो मैं बाद में देख लूँगी, और जो कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर चैन को इसके हाथों में आने बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। दूसरे यहाँ पर चैन, एमी और बाकी के दो बच्चे मिलकर यहाँ पर अपनी मम्मा को सपोर्ट कर रहे होते। फिर बाद में यहाँ पर जजेस का टाइम आ जाता है, जहाँ पे उन्हें अपने फेवरेट ड्रेस के ऊपर हाथ लगाने हुए होते हैं। एंड यहाँ पर 3 जजेस ही होते हैं, जहाँ पर 2 जजेस चले जाते हैं डेजी के पास में एंड एक जज चला जाता है यहाँ पर रैनन के पास में, और सभी को ये चीज़ बड़ी वियर्ड लगने लग जाती है। सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि यहाँ पर सेकंड कंटेस्टेंट का जो ड्रेस है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फर्स्ट कंटेस्टेंट कैसे जीत गई हमें समझ नहीं आ रहा है। दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं जी को और यहाँ पर रैनन के बेटे को, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। एंड इतने में यहाँ पर हम सभी के फ़ोन में देखते हैं, जहाँ पर उन्हें सारे के सारे स्क्रीनशॉट और प्रूफ आ गए होते कि यहाँ पर डेजी ने बहुत सारे लोगों को पैसे खिलाए हैं ये कॉम्पिटिशन जीतने के लिए। डेजी यहाँ पर उन सभी को वो मैसेजेस देखने से मना कर देती है, बट यहाँ पर वो सभी लोग उसे इस कॉम्पिटिशन से बाहर निकलवाने के लिए कह देते हैं। तो वो यहाँ पर सभी के सामने वो स्टेज पर होस्ट उसे डिस्क्वालीफाई कर देती है। डेजी कहते कि नहीं, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, ये मेरा खुद का डिज़ाइन है और ये सब कुछ यहाँ पर इसने किया होगा, ये मेरी स्टेप सिस्टर है।
ये जानबूझ के यहाँ पर मुझे इस कंपटीशन से बाहर निकालना चाहती है, इस वजह से वो ये सब कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट को ला देती है जिसके अंदर ड्रेसेस के डिज़ाइन होते हैं एंड वो कहती है कि देखो ये सारे के सारे ड्रेसेस के डिज़ाइन मेरे हैं और जो आज इसने रिप्रेजेंट किया है वो डिटो मेरे डिज़ाइन जैसा ही है। ये देखकर यहाँ पर रनन हंसने लग जाती है, कहते कि तुम्हें पता भी ये डिज़ाइन किसका है, ये डिज़ाइन मेरा ही है। वो बोलती कि झूठ बोलना बंद करो। सभी लोग यहाँ पर उस डिज़ाइन को ध्यान से देखने लग जाते हैं एंड रनन यहाँ पर उन्हें बनाने लग जाती है कि अगर आपने मेरे डिज़ाइंस को देखा होगा तो मेरे डिज़ाइंस यहाँ पर डिज़ाइनर सूजी के साथ मैच होते हैं क्योंकि मैं ही डिज़ाइनर सूजी हूँ। ये सुनकर सभी के सभी रिपोर्टर्स उसकी फ़ोटोज़ निकालने लग जाते। डेज़ी कहती कि लड़की बहुत बड़ी झूठी है, डिज़ाइनर सूजी ने तो कब का डिज़ाइन कर दिया था। तो फिर रनन बोलते कि अरे वाह, लगता है तुम यहाँ पर डिज़ाइनर सूजी को पर्सनली जानती रहोगी, इस वजह से तुम यहाँ पर उसे 30 मिलियन दे रही थी इस कंपटीशन से बाहर निकालने के लिए। एंड यहाँ पर वह सभी के सामने उस प्रूफ को बताने लग जाती है जहाँ पर डेज़ी को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो रनन पर बैकफायर कर देती है कि तुम यहाँ पर किसी की आइडेंटिटी को चुरा कर आई हो तो फिर तुम इस कॉम्पिटिशन को नहीं जीत सकती हो। बाद में यहाँ पर रनन उन सभी को पूछने लग जाती है कि आप सभी में से किसी एक के पास भी अगर मिसेस सूजी का किया हुआ काम वाला ड्रेस होगा तो फिर आप लोग मुझे आकर वो दे सकते हो। एंड यहाँ पर दो जनों के पास वो ड्रेसेस होते हैं तो जैसे यहाँ पर वो उन्हें ड्रेसेस दे देती है जिसके बाद में यहाँ पर रनन यूवी लाइट्स को ऑन करती है एंड यहाँ पर उस ड्रेस के ऊपर सिंबल होता है रनन का ही। एंड इससे सभी को प्रूव हो जाता है कि रनन का इंग्लिश नेम सूजी है एंड अपने उसने इस नाम से डिज़ाइनर ब्रांड को ओपन किया था। और उसके बाद में यहाँ पर डेज़ी को बस डिस्क्वालीफाई नहीं डिज़ाइन की दुनिया से बैन भी कर दिया जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उसे वहाँ से ले जाने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर हमारी समझदार एमी अपने डैडी को फ्लावर्स दे देती है ताकि जाकर यहाँ पर वो अपनी मम्मा को दे सके। फिर बाद में यहाँ पर वो स्टेज पे चला जाता है जहाँ पर रनन की हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो जाती है एंड सभी रिपोर्टर्स यहाँ पर उन दोनों की फ़ोटो साथ में लेने लग जाते। फिर यहाँ पर घर जाने का टाइम आ रहा था जहाँ पर एमी तो कार में बैठ जाती है लेकिन यहाँ पर जैसे ही चैन उन दोनों को भी लेने लगता है रनन यहाँ पर अपने दोनों बच्चों को उन्हें सौंपने के लिए रेडी थी ही नहीं एंड यहाँ पर चैन उन्हें भी लेकर अपने घर चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं डेज़ी को और उसके डैड ने यहाँ पर उसे इतना ज़ोर से थप्पड़ मारा होता है कि उसके गालों पर तो निशान भी आ गया होता है एंड उसके डैड यहाँ पर उसे कुछ ज़्यादा सुना रहे थे। दूसरे यहाँ पर रनन होती है जबकि अपने जी को कॉल लगा लेती है पूछने के लिए कि क्या तुम उन सैंपल्स को चुरा पाए भी हो या फिर नहीं। जी कहता है कि माफ़ कर देना, मेरी कार ख़राब हो चुकी थी इसलिए मुझे यहाँ पर साइकिल से उस कार का पीछा करना पड़ रहा है, लेकिन लगता है ऐसा करते करते सदियों बीत जाएंगे। रनन बोलती कि छोड़ो ये सब, तुम यहाँ पर आ जाओ डॉक्टर बनकर और हम यहाँ पर नाटक करेंगे कि तुम डॉक्टर हो और तुम रिजल्ट यहाँ पर पर्सनली लेकर आए हो एंड फिर बाद में देखना यहाँ पर उसका यकीन हम यहाँ पर शक में बदल देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर होती है जहाँ पर ग्रैंडमा रनन को देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड बाद में यहाँ पर चैन उसे रनन की स्टोरी बताने लग जाता है कि आखिर वो ली बनकर क्यों रह रही थी। साथ साथ में यहाँ पर वो अपने दोनों बच्चों को भी दिखाता है। ग्रैंडमा कहते कि वाह, ज़रूर मैंने यहाँ पर इस या पहली लाइफ में कुछ पुण्य काम किए होंगे जहाँ पर मुझे इतने प्यारे ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स और ग्रेट ग्रैंड सन मिले हुए हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर रनन चली जाती है जी से बाहर मिलने के लिए। चैन उन्हें पकड़ लेता है एंड यहाँ पर वो जी के बारे में पूछने लग जाता है। इतने में यहाँ पर चैन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जहाँ पर वो उसे बता देता है कि डीएनए रिजल्ट्स पॉजिटिव है और वो दोनों आपके बायोलॉजिकल बेटा और बेटी है। ये सुनते यहाँ पर चैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड जाकर ये गुड न्यूज़ यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा को दे देता है। फिर इतनी सब मेहनत करने के बाद यहाँ पर रनन घर पर आ जाती है जहाँ पर उसके दोनों बच्चे उससे बहुत उदास होते हैं कि यहाँ पर वो उनके साथ टाइम स्पेंड करती नहीं है एंड रनन यहाँ पर एज ए मदर उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है एंड उन्हें बहुत प्लीज़ करती है घर से बाहर ना निकलने के लिए, क्योंकि अगर वो लोग घर से बाहर गए तो फिर वो तीनों बच्चों की तरह वो उसे भी अपने पास रख लेगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप बोलोगे हम वैसे ही करेंगे। इतने में यहाँ पर रनन का कॉल आ जाता है उसके बॉस का, जो कि आधी रात को यहाँ पर उसे इंपॉर्टेंट काम से घर बुला रहा था। रनन यहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन जब उसे इंपॉर्टेंट काम पूछती है तो फिर यहाँ पर वो उसे ऑरेंज जूस पील करने को बोलता है। रनन कहते हैं कि तुम्हारा क्या दिमाग से आ गया या फिर तुमने ड्रिंक करके रखा है, तुम आधी रात को यहाँ पर मुझे ऑरेंज पील करने के लिए बुलाए हो। इतने में यहाँ पर लाइट्स बंद हो जाते और यहाँ पर रनन घबराने लग जाती है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बहुत बढ़ जाती है। एंड बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा और तीनों बच्चे यहाँ पर बर्थडे केक लेकर आ जाते हैं रनन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग रेस्टोरेंट पहुँच जाते, जहाँ पर उसके दोनों बच्चे घर पर बैठकर बहुत बोर हो रहे थे। एंड यहाँ पर वो लोग अपनी मम्मा की लोकेशन को देखते तो फिर उसकी मम्मा तो यहाँ पर रेस्टोरेंट में होती है। एंड यहाँ पर उनमें से एक को बहुत बुरा लगने लग जाता है, तो वो कहता है कि मैं जाकर मम्मा को कन्फ्रंट करूँगा कि वो हम दोनों के साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन यहाँ पर दूसरा वाला बाहर जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी मम्मा ने उन्हें बाहर जाने से मना जो किया है। लेकिन फिर भी पहला वाला रेस्टोरेंट पहुँच ही जाता है। एंड इतने में यहाँ पर कुछ समय बाद चैन भी आ जाता है,
जो कि उसे देख कर बोलने लग जाता है कि इसने कपड़े कब चेंज कर लिए। वो उसे बोलते कि अरे उसे बहुत गर्मी लग रही थी ना, इस वजह से मैंने कपड़ों को चेंज करवा दिया। बट इनमें से एक बच्चा यहाँ पर टेबल के नीचे छुपा हुआ था ताकि यहाँ पर उनकी पोल ना खुल जाए कि वो लोग 3 नहीं, फिलहाल यहाँ पर 4 है। फिर बाद में यहाँ पर डिनर का टाइम आ जाता है, जहाँ पर रैनन डिनर होने के बाद तुरंत ही अपने दूसरे वाले बेबी को लेकर घर की ओर भाग जाती है एंड उन दोनों से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम दोनों घर पर ही रहना। फिर इसके बाद में यहाँ पर चैन होता है अपने बच्चों के साथ में कार में, जहाँ पर वो उन्हें लेकर अम्यूजमेंट पार्क जा रहा था एंड सोच पड़ जाता है कि अगर रैनन उनके साथ आएगी तो फिर ये लोग एज ए कम्प्लीट फैमिली होंगे। तो वो रैनन को कॉल लगाकर पूछने लग जाता है, बट यहाँ पर रैनन उसे मना कर देती है क्योंकि आज यहाँ पर उसने प्रॉमिस किया होता है अपने दोनों बच्चों से कि वो उन्हें लेकर प्लेग्राउंड पर जाएगी और उनके साथ टाइम स्पेंड करेगी। एंड यहाँ पर जब रैनन जा रही होती है तब चैन की कार उसके जिस बाजू से जाती है। रैनन उसकी कार को देखते ही अपने दोनों बच्चों को लेकर भागने लग जाती है और यहाँ पर चैन जैसी कार से बाहर निकलता है उसे लगता है कि शायद से उसे इल्यूजन हुआ होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग भी। फिर बाद में यहाँ से वो लोग अम्यूजमेंट पार्क चले जाते, जहाँ पर दूसरी और रैनन अपने बच्चे के साथ जी के साथ में होती है। एंड हम यहाँ पर डीसी को देखते जो कि इन चारों की फ़ोटोज़ को निकाल कर सीधा चली जाती है चैन के ऑफिस में रैनन की पोल खोलने के लिए। यहाँ पर चैन उसे साफ साफ कह देता है कि तुम यहाँ से जाओ, पहले तुम्हें यहाँ पर मेरी रैनन से परमिशन लेनी पड़ेगी, यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद तुम यहाँ पर जा सकती हो। रैनन उसे जानने के लिए बोलती बट वो उसकी बातों को सुनती नहीं है और यहाँ पर वो चैन को सारे के सारे फ़ोटोज़ दिखाने लग जाती है। बट यहाँ पर चैन उसे कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर से वो डीसी को जानने के लिए बोलता है इसके बाद में यहाँ पर वो रैनन को बोलने लग जाता है कि एक्सप्लेनेशन तो मैं डिजर्व करता ही हूँ और ये बच्चे कौन है। रैनन सच सच बता देती है कि वो बच्चे उसके ही है। ये सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाता है, कहता है कि इसका मतलब ये है कि इन बच्चों का फादर जी है। वो कहती कि नहीं, इन बच्चों का फादर तो इस दुनिया में है ही नहीं। ये सुनकर यहाँ पर उसे बड़ा बुरा लगने लग जाता है, तो फिर वो इनडायरेक्टली उसे इशारे कर रहे होता है कि वो दोनों एक साथ शादी कर कर अपने 5 बच्चों की फैमिली को बना सकते। बट यहाँ पर रैनन उसे बोल रही होती कि अरे दुनिया वाले क्या सोचते हैं, इससे मेरा क्या मतलब है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, तो फिर मैं दुनिया वालों के अकॉर्डिंग क्यों ही चलूँगी। बाद में यहाँ से वो चली जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को और तो और चैन को साथ में, जहाँ पर डेज़ी अभी भी चैन को परस्यू करने की कोशिश कर रही थी। चैन तो यहाँ पर उस पर चिल्ला ही देता है। डेज़ी कहती कि ठीक है मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ एक ड्रिंक तो करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर एमी देख लेती है कि यहाँ पर बैड वुमन यानी कि डेज़ी ने उस ड्रिंक के अंदर कुछ मिलाया हुआ है, तो फिर वो वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए तो जाती है, लेकिन इतने में डेज़ी के डैड यहाँ पर एमी को रोकने लग जाते हैं एंड वो उसे रूम में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने भाई के साथ होती है। एंड यहाँ पर वो लोग बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है जो कि उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाल लेता है। एनिमी यहाँ पर हान को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद में यहाँ पर हान चला जाता है डेज़ी को कन्फ्रंट करने के लिए, जहाँ पर डेज़ी साफ साफ झूठ बोल रही थी। चैन को सच में लग रहा होता है कि उसे नशा हो गया, क्योंकि यहाँ पर वो 3 को देखने के बदले 5 को देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है जो कि डेज़ी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर रैनन भागते हुए आ जाती है, जहाँ पर चानू से बताने लग जाता है कि ये देखो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मुझे 2 बच्चे और मिल गए, न जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे मेरे। एंड यहाँ पर रैनन अपनी शक्ल को छुपाने लग जाती है, कहती कि जाने भी दो ना, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे बच्चे। वो कहता टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया और बहुत जल्दी वो रिजल्ट्स आ जाने वाले हैं। बाद में यहाँ पर रैनन टेंशन के मारे कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है एंड यहाँ पर उसे संभालने के लिए छन्नू से लेकर रूम में चला जाता है, जहाँ पर उनके बीच में मेकआउट हो जाता है। फिर बाद में जैसे यहाँ पर रैनन सुबह उठती है उससे यहाँ पर जी को कॉल आ जाता है, जो उसे बताने लग जाता है कि आज हमारा डी-डे है, जहाँ पर हमें री फैमिली की पोल सभी के सामने खोलनी पड़ेगी और जब हमारी प्रिपरेशन सब कुछ हो चुकी है। जिसके बाद में यहाँ पर रैनन चली जाती है चैन के साथ में उसकी मदद लेते हुए, क्योंकि यहाँ पर चैन सबसे पावरफुल इंसान जो होता है। वह यहाँ पर सभी के सभी आए हुए गेस्ट के सामने वो यहाँ पर ली फैमिली के पोल खोलना शुरू कर देती है कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने उसकी मदद की प्रॉपर्टी और कंपनीज को अपने नाम पर करवाना चाहा। यहाँ पर बाद में वो बोलने लग जाता है कि उसमें क्या हुआ, और ऐसे भी मैं यहाँ पर एक मैन हूँ और मैं इस कंपनी को लीड कर सकता हूँ। रैनन यहाँ पर उन सभी से बोलने लग जाती है कि आप में से आधे लोग यहाँ पर हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, तो फिर ये आपके ऊपर है कि आप लोग यहाँ पर मेरे डैड को सपोर्ट करोगे, जो कि बहुत बड़े झूठे और तो यहाँ पर बिट्रेयल है, या फिर आप लोग यहाँ पर मेरे लिए वोट करोगे, जहाँ पर मेरा साथ मिस्टर चैन देने वाले हैं। एंड सभी लोग यहाँ पर रैनन के साइड ही होते।
फिर इतने में यहाँ पर पुलिस आती है जो कि उन तीनों को गिरफ्तार करके लेकर चली जाती है माल प्रैक्टिस के चक्कर में। एंड दूसरे यहाँ पर रिजल्ट्स भी आ गए होते, जहाँ पर चैन पूछ रहा होता है रैनन से कि आखिर चल क्या रहा है। रैनन बोलते कि मुझे क्या पता, वो पाँचों तुम्हारे बच्चे, तुम देखो उन्हें। फिर बाद में उसे बताने लग जाते कि हाँ हमारे बच्चे हैं वो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे बालों का सैंपल सुबह ही ले लिया था और उन्हें भी टेस्ट करवा लिया था। आखिर मैं देखना चाहता था कि तुम कितना झूठ बोल सकती हो। बाद में यहाँ पर रैनन उसे अपने सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाती है। वो उसे कहते हैं कि देखो तुम्हारे मन में यहाँ पर मेरी इमेज कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, तुम जैसा सोचती हो मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड यहाँ पर वो सभी के सामने नील डाउन करते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करने लग जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग उन्हें परफेक्ट कपल्स बुला रहे होते हैं। एंड यहाँ पर रनन सोचे पड़ जाती है। वो उसे कहते हैं कि अब ज़्यादा नाटक मत करो, मुझे भी पता है कि तुम मुझसे अट्रैक्टेड हो। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे हाँ बोल देती है, जहाँ पर चैन उसे प्रॉमिस रिंग पहना देता है। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग उन्हें किस करने के लिए चेयर अप करने लग जाते हैं। एंड इसी किसिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर